हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यहाँ पर ये हम पूरा चैप्टर करेंगे और इजी लैंग्वेज में इसको समझेंगे ताकि यहाँ पर जो है वो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। और साथ में यहाँ पर जो है पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो हमको स्टार्टिंग में क्या बताया हुआ है कि क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर डेली लाइफ सिचुएशन यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। तो यहाँ पर जो है वो समर में अगर हम रूम में उसको छोड़ देते हैं, गर्मियों में तो दूध फट जाता है। आयरन जो है यानी कि तवा, पैन, नील, ये यहाँ पर जो है वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में आते हैं तो हम जानते हैं कि इसके ऊपर जंग लग जाती है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड यानी कि ग्रेप्स जो होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं अगर हम उसको खुला छोड़ दें या गर्मियों में छोड़ दें अगर उसको। फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रेस्पायर। ये सारे के सारे जो है वो एक सिचुएशन है जिसमें यहाँ पर कुछ चेंजेस अपन को देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ चेंजेस हमें दिखाई देते हैं एनवायरनमेंट की वजह से, और यहाँ पर कुछ अदर रीज़न भी यहाँ पे हो सकते हैं। अब ये सिचुएशन सारी की सारी हमारे नेचर में होती हैं, मतलब हमारे डेली लाइफ में यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं इनके अंदर। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस, 2 पॉइंट हम यहाँ पर पहले वाली क्लासेस में यानी कि 8th और 9th में पढ़ चुके हैं। तो 2 तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में जो सब्सटेंस है वो एक बार चेंज हो जाता है तो उसको वापस से हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस में अगर एक बार यहाँ पे जो है वो चेंज हो गया तो उसको वापस से रिकवर नहीं कर सकते, यानी कि वो इरिवर्सिबल होता है। जैसे कि यहाँ पर पहला हमारा एग्जांपल है कि अगर मिल्क को अगर हम समर में छोड़ देंगे यानी कि गर्मी में हम उसको छोड़ देंगे तो वो फट जाता है, और एक बार दूध फटने के बाद में यहाँ पर उसको हम वापस से रिकवर नहीं कर सकते। तो ये एक तरह का केमिकल चेंज है। तो ये सारे पॉइंट हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है, व्हेनेवर केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, यानी कि कोई भी केमिकल चेंज अगर होता है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, यानी कि केमिकल रिएक्शन का वहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा हमको। तो ये पूरा यहाँ पे है। अब इसी के बारे में हम चैप्टर भी पढ़ेंगे, यानी कि यही हमारा चैप्टर है। जैसे कि यहाँ पर एक्टिविटी 1 हमें दे रखी है 1.1, इसमें हमें बताया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखाई देगा। अब इसमें यहाँ पर हमको क्या लेना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है, क्लीन 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग रबिंग, यहाँ पर जो है वो सैंड पेपर से इसको रब कर लेना है साथ में, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन भी आता है कि मैग्नीशियम रिबन को रब यानी कि या उसको साफ क्लीन क्यों किया जाता है जलाने से पहले, तो इसका क्वेश्चन आता है, वो यहाँ पर आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है, इसको यहाँ पर पेयर ऑफ टंग से पकड़ना है और इसको यहाँ पे क्या करना है, हमें बर्न करना है इस यहाँ पे बर्नर के हेल्प से। अब इसको बर्न करने के बाद में ये जो रिबन होगी यहाँ पे, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, ये मैग्नीशियम रिबन आपको दे रखी है, ये मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड में। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हुई है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे हम जब रिबन को जलाएंगे तो यहाँ पर वो धीरे धीरे चेंजेस होंगे और उसमें यहाँ पर जो है वो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम दिखाई देगी जब हम उसको जलाएंगे, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाएंगे तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, ऑक्सीजन के साथ में हो रही है। जब भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन कैसे बनी ये भी हम आगे जाके अभी देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन बर्न होने के साथ में डेजलिंग वाइट फ्लेम यहाँ पर देखने को वहाँ पे मिलेगी, और जो रिबन है ये वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे वीडियो भी आपने अभी देखा होगा। अब ये जो पाउडर है यही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसा कि मैंने अभी आपको रिएक्शन में बताया था। तो यहाँ पर इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो यहाँ पे जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया तो हवा में जो ऑक्सीजन थी एयर में, उसने ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कर लिया और यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है हमारी एक्टिविटी 1.1। तो यहाँ पे ये एक तरह का चेंज हुआ। अब यहाँ पे जो पाउडर बन चुका है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम वापस से मैग्नीशियम रिबन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.2, इसमें नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है और इसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिलाना है। अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन जब इसके अंदर मिलाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल कलर चेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद एक्टिविटी 1.3 की बात करें तो यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स, यहाँ पे आपको डायग्राम इसमें दिया हुआ है तो डायग्राम के साथ में ही देखते हैं। तो डायग्राम यहाँ पे ये रहा। अब इसमें यहाँ पर क्या किया हुआ है कि जिंक ग्रेन्यूल्स यहाँ पे डाल दिए हैं किसके अंदर,
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डालेंगे तो यहाँ पर इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी और रिएक्शन के दौरान यहाँ पर हमको जो चेंजेस देखने को मिलेंगे ये देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये कॉनिकल फ्लास्क धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्म होता हुआ महसूस होगा। यानी कि जब हम इसके ऊपर हाथ लगाएंगे, यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पर ये हमें गर्म महसूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे ग्रेन्यूल से जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस के साथ में। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से रहती है। हालांकि यहाँ पर चैप्टर 2 में भी इसकी रिएक्शन दे रखी है। तो जिंक इसको डाला हमने किसमें, H2SO4 के सॉल्यूशन में। तो H2SO4 के सॉल्यूशन में डालने के बाद जो रिएक्शन हुई है वो इस तरीके से हुई है। यहाँ पर ZnSO4 बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और यहाँ पे हीट भी रिलीज होगी। और उस हीट की वजह से यहाँ पे जो कॉनिकल फ्लास्क है ये हमको गर्म महसूस होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रखी है इस वजह से। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये इसी के बारे में जो है वो बताया हुआ है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो होती है, मतलब कोई रिएक्शन हो रही है तो उस दौरान क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चेंज इन स्टेट देखने को मिलता है, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन के साथ में हो तो मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे पहले एक रिबन था, यानी कि एक मेटल के पीस में था और वो बाद में यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में आ जाता है। इसके अलावा कलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक्टिविटी 1.2 में हमने देखा। और इसके साथ साथ यहाँ पे गैस और टेम्परेचर इवॉल्व होते हैं, यानी कि यहाँ पे जैसे कि आपने देखा गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और टेम्परेचर भी यहाँ पे आया था, जिसकी वजह से कॉनिकल फ्लास्क हमको गर्म महसूस होगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है एक केमिकल रिएक्शन के टाइम। तो अगर आपको ये पूछ ले कि क्या क्या चेंजेस होते हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या बताने हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये 4 पॉइंट इसके अंदर रहते हैं। आगे अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा केमिकल इक्वेशंस। ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्वेशंस में यहाँ पर क्या होता है, हमने अभी यहाँ पे मैग्नीशियम की जो रिएक्शन है वो देखी थी। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, यानी कि हवा में, तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो क्वाइट लॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमें लंबा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर इसको जो है वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। वर्ड इक्वेशन यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, मैग्नीशियम लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे, इन दोनों की रिएक्शन हुई तो हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब यहाँ पे एरो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एरो से पहले वाला जो पूरा पार्ट है ये होता है आपके LHS, यहाँ पर ये वाला पार्ट आपके LHS है। उसके बाद वाला पार्ट यानी कि एरो के बाद में जो पार्ट है ये होता है हमारा RHS। यहाँ पर ये वाले पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं। LHS को यहाँ पर हम बोलते हैं रिएक्टेंट और RHS को बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि पहले एरो से पहले प्रोसेस होगा रिएक्टेंट का और उसके बाद का प्रोसेस होगा प्रोडक्ट। यहाँ पर हम इसको मतलब ऐसे बोलेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS विद अ प्लस साइन बिटवीन दैम। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन, अगर वो 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा है। द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। एरो क्या शो करता है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है इस तरफ, ये शो कर रहा है हमारा एरो रिएक्शन के अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, यानी कि हम केमिकल इक्वेशन को जो है वो इस तरीके से शो करेंगे, लेकिन ये वर्ड इक्वेशन है। अगर यहाँ पर अगर इसको शॉर्ट में करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर टॉपिक है हमारा राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। इसमें हमको जो है वो कैसे लिखना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म यानी कि सिंबल Mg प्लस O2 ऑक्सीजन का, और यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी तो बन जाएगा MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस रहता है। अब उसके बाद यहाँ पे पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर अगर आप इनके एटम को देखेंगे, यानी कि मैग्नीशियम का एटम यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ क्या है, इक्वल है, यानी कि इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैग्नीशियम के बाद ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पे O2 है, लेकिन यहाँ पे सिंगल एटम है यहाँ पे, तो ये तो जो है वो बैलेंस नहीं है पूरी तरीके से, यानी कि इक्वल एटम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर इक्वल एटम नहीं है तो इस रिएक्शन को, मतलब ऐसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोला जाता है, अगर वो बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर आप इसकी लैंग्वेज भी देख सकते हैं, इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। यानी कि आपको यहाँ पर अभी मास जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो है वो
डेफिनेशन देखने को मिलेगा, तो उसमें यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि LHS और RHS दोनों साइड में यहाँ पे एटम इक्वल नहीं होंगे, यानी कि वो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होगी, तो उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। सिंपल सा यहाँ पे ट्रिक है। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि मैं यहाँ पर अभी बात कर रहा था जिसकी। तो यहाँ पर ये क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये जो है वो इसकी डेफिनेशन रहती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद यहाँ पर अदर वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर ये इस तरीके से रहेगा, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स केमिकल रिएक्शन में मतलब उसके कंप्लीट होने से पहले और कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे क्या रहेंगे, रिमेन रहेंगे, यानी कि सेम रहेंगे। हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी कि इसीलिए हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें बोल ही रहा है साफ साफ कि अगर यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसका LHS वाला पार्ट और RHS वाला पार्ट में जो एटम होंगे वो हमेशा इक्वल नंबर में होंगे। अगर मैं यहाँ पर वो रिएक्शन को आपको बैलेंस करके दिखाऊँ, Mg वाली यानी कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से जो रिएक्शन हो रही थी, इसको बैलेंस करके दिखाऊँ तो इस तरीके से यहाँ पे होगी। हमने ये रिएक्शन इस तरीके से देखी थी, ये हमारी रिएक्शन थी। अगर मैं यहाँ पर इसको बैलेंस करूँ तो ये कुछ इस तरीके से रहेगी, क्योंकि यहाँ पर Mg तो पहले से ही यहाँ पे इक्वल है, तो हमें इसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें चेंजेस करने हैं वो इसमें करने हैं यहाँ पे। और आपको ध्यान रखना है कि आपको उसके जो भी आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी है उसमें जो नाम आपके आए हैं, सिंबल आए हैं, उसके आगे आप नंबर लगा सकते हैं। आप इसके बीच में नंबर यहाँ पे नंबर आप कभी भी नहीं लगा सकते। तो ये प्रोसेस इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पे अगर इसको मैं वापस आपको करके दिखाऊं, बैलेंस करके दिखाऊं, तो ये इस तरीके से रहेगा। तो Mg यहाँ पर हमारे पास सिंगल है, उसके बाद O2 और उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास MgO, ये हमारी रिएक्शन है। यहाँ पे मैं अगर 2 लगा दूंगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैग्नीशियम में भी चेंज हो गया है, तो इस वाले मैग्नीशियम में भी मैं 2 लगा दूंगा। अब यहाँ पर आपको सारे इक्वल दिखाई देंगे, यानी कि ये वाला मैग्नीशियम 2 है, यहाँ भी 2 है, उसके बाद ऑक्सीजन भी 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन, ये कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसको हम बोलेंगे। इससे पहले ये जो थी ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन थी। तो ये प्रोसेस यहाँ पे रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक और इक्वेशन आपको दे रखी है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमने अभी रिएक्शन एक्टिविटी 1.3 में देखा था। तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी। अब ये वाली रिएक्शन को आप जब यहाँ पे लिखेंगे तो जैसे कि जिंक प्लस H2SO4, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ZnSO4 प्लस H2। मैंने बताया था कि एरो से पहले वाला जो पार्ट होता है इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं और एरो से बाद वाला पार्ट है इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एटम को मैच करेंगे तो जिंक का यहाँ पे जो है सिंगल है, उसके बाद यहाँ पे भी सिंगल है, यानी कि RHS में भी सिंगल है। फिर से LHS में आते हैं तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, RHS में भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। सल्फर के LHS में 1 एटम है और RHS में भी 1 एटम है। ऑक्सीजन का 4 एटम है LHS में और RHS में भी 4 एटम है। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे इक्वल दिखाई देंगे। इसके लिए आपको टेबल इस तरीके से बनाना सीखना होगा। इसके बारे में हम अभी आगे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 2 पार्ट में करते हैं, LHS और RHS, साथ में यहाँ पर एलिमेंट के नाम भी आपको लिखने हैं। अब जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है LHS में जिंक के 1 थे और RHS में भी 1, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 थे LHS में, यहाँ RHS में भी 2, सल्फर का 1 था और यहाँ पे दोनों तरफ 1 है, ऑक्सीजन का भी दोनों तरफ यहाँ पे 4 है। तो इसको यहाँ पर हम प्रॉपर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे एटम दोनों तरफ इक्वल हैं। उसके बाद ये वाली रिएक्शन आपको दे रखी है, इसमें यहाँ पर आपको समझना होगा कि कैसे यहाँ पर हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाया हुआ है। इसको यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेप में इसको आपको बॉक्सेस में जो है वो क्लोज करना है। बॉक्सेस में क्लोज करने के बाद आपको टेबल बनानी है, यानी कि हर एक एलिमेंट का यहाँ पे नाम आपको लिखना है। नाम लिखने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको LHS और RHS में यहाँ पे जो एटम्स आपको जितने जितने दिए हुए हैं वो लिख लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयरन का 1 एटम है,
और उसके बाद हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है। ये LHS में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद RHS की बात करें तो यहाँ पर आपको आयरन के 3 एटम, उसके बाद ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको डिटेल यहाँ पे टेबल बना के लिख लेनी है, ये स्टेप 2 है। उसके बाद स्टेप 3 की बात करें तो स्टेप 3 में यहाँ पर आपको जो है वो जैसे कि टेबल हमने बनाई थी उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे बड़ा एटॉमिक जो है वो नंबर किसका है, मतलब एटम किसका है जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर आ रहा है जिसके पास, और वो अनबैलेंस्ड है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो सबसे बड़ा है, अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके सामने यहाँ पर 4 था तो इसमें भी यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, इससे दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन इसमें यहाँ पर एक चेंजेस देखने को मिलेगा कि ये जो 4 आपने लगाया है यहाँ पर आप 4 कहाँ पे लगाएंगे, H2O से पहले लगाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन के साथ भी आपको 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब यहाँ पे अनबैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ पे अनबैलेंस्ड होने की वजह से हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में बचा आपके आयरन, और आयरन यहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिल रहा है कि 3 है, और इसी तरीके से यहाँ भी जब आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो अब आयरन यहाँ पे 3 हो गए दोनों तरफ, हाइड्रोजन दोनों तरफ 8 हो जाएंगे और ऑक्सीजन दोनों तरफ 4 हो जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे मैंने आपको जल्दी से बता दिया है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो यहाँ पर आपको बुक में जो है वो पूरा प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमने सबसे पहले क्या किया था कि ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, तो इसलिए हमने H2O के आगे 4 लगाया, यहाँ पे 4 लगा दिया। उसकी वजह से हाइड्रोजन में चेंज हुआ, तो हमने इस वाले हाइड्रोजन में भी 4 लगा दिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ भी 8 हो गया और यहाँ भी 8 हो गया, इससे यहाँ पर ये इक्वल हो जाएंगे। लास्ट आपका बचता है आयरन में यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। इसको आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, इसके लिए यहाँ पर जो है वो ये पैराग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर इसको रीड करें, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला। अगर यहाँ ये पॉइंट वो है जब आपको ऐसा करने को बोला जाए, अदरवाइज हम जो रिएक्शन लिखते हैं वो डायरेक्ट लिखते हैं, स्टेट लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आयरन के आगे सॉलिड लिख दिया है ब्रैकेट में, वाटर के आगे यहाँ पे गैस लिख दिया है, उसके बाद आयरन ऑक्साइड जो बना इसके आगे सॉलिड लिख दिया, और जो हाइड्रोजन है इसके आगे गैस यहाँ पे यानी कि G, यहाँ पर सिंबल यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि सिंबल जो है वो गैसियस स्टेट के लिए G, लिक्विड के लिए L, और एक्वस जो अभी हम बात करेंगे और सॉलिड के लिए S लगा देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो रखे होते हैं, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है, द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है अगर वो वाटर के अंदर सॉल्यूशन है हमारे पास तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक्वस सॉल्यूशन जो है वो कई बार जो है वो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर चैप्टर में हर एक डिटेल दे रखी है, उसको यहाँ पर बस आपको अच्छे से रीड करने की ज़रूरत है। आगे यहाँ पर बात करें तो कभी कभी हमें रिएक्शन में कुछ कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि टेम्परेचर में चेंज होना, प्रेशर हमें मतलब इनका यूज़ करना जो है वो होता है, कैटलिस्ट का यूज़ करना यहाँ पर होता है। ये कंडीशन होती हैं जिसमें जैसे कि कैटलिस्ट का यूज़ कब होता है, जब कोई रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा लंबे प्रोसेस में होती है और लंबा टाइम लगता है उसमें, और उसको हमें शॉर्ट करना है, यानी कि कम टाइम में उसको रिएक्शन को करवाना है। तो उसके लिए हम कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर इंडिकेट कहाँ की जाती हैं, ये एरो के ऊपर या नीचे इंडिकेट की जाती हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से होता है तो यहाँ पर हम प्रेशर को यूज़ कर रहे हैं, 340 एटॉमिक प्रेशर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, यानी कि ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं, जिसमें हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस रहता है इन रिएक्शंस को लॉन्ग टाइम से शॉर्ट करने का। तो इसको यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें यहाँ पर हमने पहला जो पॉइंट देखा था जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही थी, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले साफ क्यों किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं जब जो मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन के साथ में, मतलब ऑक्सीजन की लेयर उसके ऊपर बन जाती है जो उसको बर्न होने से रोकती है, जलने से रोकती है।
इसकी वजह से उसको जो है वो बर्न करने से पहले, जलाने से पहले साफ़ किया जाता है। तो ये यहाँ पे हमारा जो है उसका आंसर रहेगा। आप इसको जो है वो अपनी लैंग्वेज में, मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे अपनी लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं। आगे अगर बढ़ें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे होती हैं 4 टाइप की, जिसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस में यहाँ पर हमारे पास पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी हो जाएगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ हो जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मेनली यहाँ पर 4 टाइप की है। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, ये वाली रिएक्शन भी यहाँ पर हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहली रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई 2 एलिमेंट को यहाँ पर हम रिएक्ट करवाते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यहाँ पर सेम वही सब कुछ होता है जो कि यहाँ पर हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर तो यहाँ एक तरफ होता है एरो से पहले वाला पार्ट रिएक्टेंट, और उसके बाद जो बनता है वो होता है प्रोडक्ट। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पर अच्छे से इसको समझेंगे कि एक्चुअली में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या। तो इसके लिए पहले आपको एक्टिविटी 1.4 में देखना है। इसमें यहाँ पर हमने कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम जो है वो बीकर में ले रखा है स्मॉल अमाउंट में। इसमें यहाँ पर वाटर जो है वो हमको मिला देना है, और उसके बाद जब हम बीकर को टच करेंगे तो यहाँ पर हमें महसूस होगा कि इसमें कुछ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर ये है कि जब हम कोई क्लाइम को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर हमारा पॉइंट है। तो कहने का मतलब इसमें ये हो जाता है कि जब 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो रिएक्शन हो जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको यहाँ पर सिंपली अगर समझे तो एक मान लेते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट ए है, दूसरा यहाँ पे बी है। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ए बी, यानी कि ए पहले अलग था, बी अलग था, और यहाँ पर उनका जो है वो फॉर्मेशन होता है, मतलब रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो सिंगल रहता है। यहाँ पर हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है साथ में। इसकी वजह से यहाँ पर जो हमने एक्टिविटी देखी थी इसमें बताया हुआ है कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम की, तो इसमें यहाँ पर हीट दिखाई देती है, टेम्परेचर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर इसको अच्छे से समझेंगे, इसमें यहाँ पर याद रखने वाले पॉइंट क्या है। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको यहाँ पर क्विक लाइम बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को स्लेक्ड लाइम बोला जाता है, ये भी यहाँ पर याद रखने वाला पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट हैं जो कि अच्छे से इसमें याद रखना है। क्या यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर जो है वो लगा रखी है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि मैंने अभी समझाया, जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यानी कि बनता है जब 2 और मोर रिएक्टेंट यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, तो उसको यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर रिएक्शन भी यहाँ पर इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ डू यू नो में यहाँ पर आपको जो है वो पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको अच्छे से समझना है। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, यानी कि यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन बनाया था, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की जो रिएक्शन यहाँ पर हमने देखी थी वाटर के साथ में, तो यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको वाइट वॉशिंग में यूज़ लिया जाता है। आगे यहाँ पे बोला हुआ है समझाने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days of white washing and gives shiny finish to the walls. It is interesting to note that chemical formula for marble is also calcium carbonate. यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है उसके साथ में रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बना लेता है, और साथ में यहाँ पे वाटर जो है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो है वो एक और पॉइंट भी बताया हुआ है कि जो मार्बल का फॉर्मूला होता है ये यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। इसका एक क्वेश्चन भी ये जो है वो CBSE में आ चुका है। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्ट करना जिससे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कार्बन यहाँ पर अलग प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, और ऑक्सीजन अलग रिएक्टेंट है। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। उसके बाद इसी तरीके से वाटर और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे अलग अलग रिएक्टेंट हैं, और ये दोनों यहाँ पर रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर वाटर हमें मिलता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर का यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा।
तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे रहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो कॉम्बिनेशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हमने पहली रिएक्शन में देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और साथ में हीट भी रिलीज होती है। उस बीकर में यहाँ पर हमने एक्टिविटी में देखा था कि बीकर में यहाँ पर जब हम वाटर के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं तो यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, यानी कि टेम्परेचर भी वहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक और डेफिनेशन दे रखी है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेज कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये एक और डेफिनेशन हो जाएगी, आप चाहे यहाँ से कर लें या फिर जो अभी बताई थी उसमें से भी कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है जिसमें हीट प्रोड्यूस हुई थी वो वाला मैं बताना चाहूँगा। इसमें यहाँ पर रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में कई बार। तो यहाँ पे ऐसी रिएक्शन जिसमें यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ में हीट रिलीज होती है, तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मीथेन को जब यहाँ पर हम बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा, इसके साथ में रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे साथ में हीट भी रिलीज हो रही है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का प्रोसेस है। उसके बाद जो रेस्पिरेशन है, यानी कि यहाँ पर हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसमें उसको यहाँ पर रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसकी वजह से हम यहाँ पर जिंदा रहते हैं और यहाँ पर उसी खाने से हमको, यानी कि उसी फूड से हमको एनर्जी भी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, यानी कि डाइजेशन के टाइम पे जो हमारे खाने में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जैसे कि यहाँ पे चावल या आलू, यहाँ पर पोटैटोज जो हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक डाउन होकर क्या बना लेता है, ग्लूकोज यहाँ पे बना लेता है। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने जो ऑक्सीजन इनहेल की थी, यानी कि हम सांस लेते हैं जब ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और ये ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज के साथ में रिएक्ट करता है। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पर हमारी बॉडी के सेल्स में जो है वो जाता है और हमें प्रोवाइड कराता है एनर्जी। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, और यहाँ पर इस पूरा प्रोसेस को जो है वो रेस्पिरेशन बोला जाता है। यहाँ पर हम इसको चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है वो बेसिक आपको दिया हुआ है, ये पूरा प्रोसेस हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। अब जैसे कि रिएक्शन आपको बताई हुई है कि ग्लूकोज यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको रिएक्शन के फॉर्म में भी इसको दिखाया है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में एनर्जी भी बनेगी। तो एनर्जी बोल सकता है और हीट भी बोल सकता है, तो दोनों ही यहाँ पे जो है वो अगर रिलीज हो रहे हैं हीट या एनर्जी तो वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में आ जाएगी। तो हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस है ये भी यहाँ पे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के अंदर ही आता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना जो कि हम यहाँ पर ब्रीथ के थ्रू यहाँ पे इसको एक्सहेल कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। वाटर यहाँ पर हमारी बॉडी में वापस यूज़ हो जाता है और एनर्जी यहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी बॉडी यूज़ करती है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे रहता है और ये पूरा प्रोसेस एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के अंदर आएगा। यहाँ पर एक और पॉइंट दे रखा है कि जो डीकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल्स का, ये भी यहाँ पे आता है आपके एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के अंदर। उसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी यहाँ पे हमारे को एक एक्टिविटी दिखाई हुई है। तो एक्टिविटी को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फेरस सल्फेट लिया हुआ है 2 ग्राम, और मतलब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए हुए हैं और ये बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लिए हुए हैं। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेना है, मतलब बिल्कुल सूखा होना चाहिए, पानी बिल्कुल, नमी बिल्कुल उसमें होनी नहीं चाहिए। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, यहाँ पे जो है वो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर नोट करना है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज सोन, यहाँ पर बर्नर पे ले जाके उसको गर्म करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। अब ये पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे ये जो है वो बर्नर है, यहाँ पर बॉइलिंग ट्यूब ले रखी है बताया हुआ है और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स भी ले रखे हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर इसका जो ऊपर यहाँ पे जो गैसेस पास होंगी ऊपर से, ये यहाँ पर हमारे चेहरे की तरफ नहीं होना चाहिए।
और उसमें यहाँ पर हमें नोट करना है इसका कलर। तो यहाँ पे इसको बताया हुआ है आगे, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज़ चेंज्ड। तो यहाँ पर जो फेरस सल्फेट का कलर है, जो ग्रीन कलर था, वो यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ बर्निंग सल्फर। यहाँ पर जो है वो सल्फर का जो कलर, यहाँ पर जो कलर है वो तो चेंज हो ही रहा है, साथ में यहाँ पर जो स्मेल है वो भी यहाँ पर अलग सी यहाँ पे आने लग जाएगी जब हम इसको यहाँ पे गर्म करेंगे। खैर यहाँ पर ये जो रिएक्शन रहती है वो इस तरीके से रहती है कि फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करेंगे, हीट प्रोवाइड करवाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड नाम की गैसेज यहाँ पे निकलेंगी। फेरस ऑक्साइड यहाँ पे वहीं पे यानी कि बॉइलिंग ट्यूब में ही रहेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, जिसकी स्मेल जो है वो काफ़ी अजीब होती है, यानी कि यहाँ पर स्मेल करने में ये ज़्यादा अच्छी होती नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर आपको इसको बॉइलिंग ट्यूब को अपने चेहरे के सामने नहीं रखना है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। अब ये वाली जो रिएक्शन है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आती है। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि एक रिएक्टेंट ए जब बी के साथ में रिएक्ट करता है तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है ए बी। तो यहाँ पर जो है वो दो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है इसमें, यहाँ पर ए बी एक प्रोडक्ट है, और यहाँ पर जब हम इसको हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये पूरी रिएक्शन रहती है। अब जैसे कि यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि फेरस सल्फेट यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट है, हीट प्रोवाइड करवाई इसको, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड यहाँ पे यानी कि 3 प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिले। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट रिएक्शन होती है। अभी इसी रिएक्शन को जो है अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे बताया हुआ है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Ferrous sulfate crystals FeSO4.7H2O loss water when heated and the color of the crystals changes. It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. तो यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड बना और इसके साथ में फेरिक ऑक्साइड और इज अ सॉलिड वाइल सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड आर गैसेज। नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अब हमने ये वाली रिएक्शन तो देख ली जिसमें फेरस सल्फेट को यहाँ पे जो है वो हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमें 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इसी तरीके से एक और डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमें सब्सटेंसेस मिलेंगे, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में ये दोनों हमें यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो रिएक्शन रहती है ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा काम में आती है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बोला हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विकलाइम। ये वाला पॉइंट अभी भी मैंने बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोला जाता है। इट हैज़ मैनी यूजेज, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। यहाँ पर इसका यूज़ जो है वो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में होता है, यानी कि सीमेंट बनाने में होता है। व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हीटिंग से हम यहाँ पर जो है वो इसको कैरी आउट करेंगे तो यहाँ पर हम इसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि लाइम स्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमारे को मिल जाएंगे। तो ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस इसमें रहेगा, इसको यहाँ पर थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्टिविटी 1.6। इसमें क्या किया हुआ है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लिया हुआ है बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। अब इसको यहाँ पे गर्म करना है और इसमें भी ध्यान रखना है कि इसका जो धुआं जहाँ से निकलेगा यानी कि स्मोक जहाँ से निकलेगा वहाँ उसका मुंह यहाँ पर हमारे चेहरे की तरफ नहीं होना चाहिए। अब बॉइलिंग ट्यूब इसको यहाँ पर होल्ड करना है पेयर ऑफ टंग से। इसके बाद यहाँ पर इसमें से जो फ्लेम निकलेगी गर्म करने पे उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है लैंग्वेज में, द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे लेड नाइट्रेट, अब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 2, ये यहाँ पर जो है वो इसका फॉर्मूला होता है। अब लेड नाइट्रेट को जब यहाँ पर हम गर्म करेंगे तो यहाँ से हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी और इसका जो कलर होगा ये यहाँ पे ब्राउन कलर यहाँ पे दिखाई देगा, ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये जो है वो रिएक्शन रहती है। अब ये भी यहाँ पे
डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आता है ये रिएक्शन। अब यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, लेड नाइट्रेट को जब यहाँ पर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी। यहाँ पे नोटिस करने वाला जो पॉइंट है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो कि ब्राउन कलर में यहाँ पे हमको दिखाई देगी। तो ये पूरा रहेगा इसमें। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी 1.7 यहाँ पर दे रखी है। अब एक्टिविटी 1.7 में हमको यहाँ पर देखना है इसको क्या हो रहा है। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शोन इन फिगर। अब यहाँ पर हमें इसके बेस में क्या करना है, छोटे छोटे यहाँ पे होल करने हैं, उसके बाद इसमें रबर स्टॉपर लगा देने हैं और यहाँ पर ताकि जो हम इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगाएंगे वो जो हिले नहीं। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, और ये जो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे हमने लिए हैं इसको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट कर देना है। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पे लगाए हैं ये पूरी तरीके से क्या हो जाए, पानी में डूब जाए, इतना पानी यहाँ पे हमको भर देना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, इस वाटर में हमको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाना है, फ्यू ड्रॉप्स यानी कि कुछ बूंद डालनी है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, यानी कि पानी से भरी हुई 2 ट्यूब लेनी है, उसको यहाँ पर उल्टा करके इसके ऊपर लगा देना है, जैसे कि डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ट्यूब जो है वो इस तरीके से ये लगा रखी है। उसके बाद बोल रहा है स्विच ऑन द करंट एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब्ड फॉर समटाइम्स, उसके बाद स्विच ऑन करना है और यहाँ पे करंट को फ्लो होने देना है और इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब्स। अब यहाँ पर आपको थोड़ी देर बाद बबल्स क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, और सेकेंड आगे बोला है वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद रेस्पेक्टिव गैसेज रिमूव देम केयरफुली, यानी कि जब हमें यहाँ पर गैसेस प्रॉपर्ली मिल जाए उसके बाद यहाँ पर ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं इनको यहाँ पर रिमूव कर देना है गैस मिलने के बाद में। टेस्ट दीज गैसेज 1 by 1 ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे बर्निंग कैंडल को जो है वो इसके पास में लेके जाना है और इससे पता चलेगा कि यहाँ पे गैस रिलीज कौन सी हो रही है। अब यहाँ पर पॉइंट इसमें ये है, इसको अच्छे से समझेंगे अगर यहाँ पे ध्यान से, तो वाटर यहाँ पे क्या होता है थोड़ी देर में बॉयल होने लगता है, और वाटर जब बॉयल होने लगेगा तो उसकी वजह से यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वाटर है, तो वाटर की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइड्रोजन गैस के ऊपर यहाँ पर जब हम कैंडल लेके आएंगे तो उससे यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो गैस है वो कौन सी प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पर ये भी बता दें कि एक तरफ हाइड्रोजन होगी और एक तरफ ऑक्सीजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, तो ये जो है वो इसमें प्रोसेस रहेगा। अब इसको यहाँ पर जो है वो आपको अच्छे से समझना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअली में। उसके बाद इसी तरह का एक और एक्टिविटी दे रखा है, मतलब इस टाइप का नहीं है, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। अब यहाँ पर क्या है कि सिल्वर क्लोराइड ले रखा है 2 ग्राम चाइना डिश में, यानी कि कांच की प्लेट होती है जिसको चाइना डिश बोलते हैं। अब यहाँ पर इसका जो कलर है वो हमें सनलाइट की वजह से चेंज होते हुए दिखाई देगा। अब इसको जो है वो बोला ही है कि चाइना डिश को यहाँ पर सनलाइट के सामने रखना है, और ये जो सिल्वर क्लोराइड है यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, यानी कि पहले जो सिल्वर क्लोराइड का कलर था इस जो है ये वाइट कलर था, और जब हम इसको सनलाइट के सामने रखेंगे तो इसका कलर धीरे धीरे कन्वर्ट होके ग्रे कलर में आ जाएगा। दिस इज ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोजिशन हो गया, यानी कि पहले ये सिंगल प्रोडक्ट था, सिंगल रिएक्टेंट था, और यहाँ पर जैसे ही इसको सनलाइट की वजह से हीट मिली वैसे ही यहाँ पर सिल्वर और क्लोरीन यहाँ पे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो सिल्वर यहाँ पे सेपरेटली प्रोवाइड हो जाएगा और क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका कलर भी चेंज होते हुए दिखाई देगा। तो वाइट से ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके की यहाँ पर एक और रिएक्शन दे रखी है सिल्वर ब्रोमाइड की। तो सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर हम सनलाइट के सामने रखेंगे तो यहाँ पर ये भी एग्जैक्ट सेम वे में जो है वो बिहेव करेगा। यहाँ पे सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन जो गैस है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। और ये जो रिएक्शन है द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये जो रिएक्शंस हैं ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम में आती हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली में, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले
एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हमने रीड करी थी। अब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे अगर यहाँ पर इसको ध्यान दें तो यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में हीट क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हमारे अगर ध्यान देंगे तो सनलाइट या फिर हम जो बैटरी लगा के एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं तो यहाँ पे हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ना कि रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन रहेगी, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। अगर रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ये यहाँ पर जो है वो पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। तो इसमें पहला पॉइंट पूछा है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इज फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस यूज होता है एक्स, ये है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड में पूछा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर। तो यहाँ पर हमको बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जब यहाँ पे वाटर के साथ में रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो है वो इसमें रिएक्शन रहती है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ पे बन जाएगा इस तरीके से। खैर यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है ये हमने यहाँ पे पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये पूरी रिएक्शन आपको दे रखी है, तो वहाँ पर आपने नोटिस करी होगी। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है सेकंड में, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। अब यहाँ पर ये वाली रिएक्शन जो हमने देखी थी जिसमें यहाँ पर हमने ये एक्टिविटी 1.7 की थी। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि वाटर को जो है वो हीट प्रोवाइड करवाई है, और यहाँ पर जो है वो वाटर का जो फॉर्मूला है वो ये होता है। अब इसमें यहाँ पर जब इसको हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस इस तरीके से और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का अमाउंट है वो ऑक्सीजन की कंपैरिजन में डबल रहता है, और यहाँ पर ये आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा। अब डायग्राम में भी यहाँ पर आप इसको नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो डबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी ज़्यादा है, और ये ऑटोमेटिकली होगा, यहाँ पर आपको कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं होगी जब ये प्रैक्टिकल होगा। ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, या यूँ भी कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली हाइड्रोजन का हाफ ये है। तो ये रहता है इसके अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर एक्टिविटी 1.9 को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्टिविटी 1.9 में यहाँ पर हमको जो है ये 3 आयरन नेल्स जो है वो लेनी है। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर, और इसको सैंड पेपर से साफ कर लेना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज A and B in each test tube, take about 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब A और B जो है वो टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो भर देना है 10 ml दोनों में। उसके बाद क्या बोल रहा है, टाई 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes। यानी कि यहाँ पर हमको धागे से क्या करना है, थ्रेड लेना है एक, उसको यहाँ पर दोनों नेल्स को बांधना है और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देना है 20 मिनट्स के लिए। और कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, और एक नेल को हमें अलग रखना है ताकि हम कंपेयर कर सकें कि क्या चेंजेस उसमें हुए हैं। आगे बोला है आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और 20 मिनट के बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन नेल्स को निकाल लेना है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स। अब यहाँ पर जो है वो हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कलर था कॉपर सल्फेट का उसको जो है वो चेक करना है क्या चेंज उसमें दिखाई दिया। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन कैप्ड असाइड, यानी कि हमने जो एक अलग नेल रखी थी उसको यहाँ पर कंपेयर करना है इन दोनों से जो कि हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रखी थी। उसके बाद यहाँ पर अगर इसको नोटिस करेंगे तो ये रिएक्शन जो है, ये जो प्रोसेस हुआ है पूरा वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो आयरन नेल पहले ऐसी थी, जब हम इसको यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देंगे तो यहाँ पर ये कैसा कलर हो जाएगा, इसका ब्लू कलर था, मतलब ब्लू कलर पहले था जब हमने यहाँ पर आयरन नेल डाली थी। लेकिन आयरन नेल जब 20 मिनट के बाद हम निकालेंगे तो इसका ब्लू कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि इस तरीके का दिखाई देगा, और आयरन नेल का कलर भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर ब्राउन कलर हो जाएगा आयरन नेल का कुछ इस तरीके से। अब इसमें रिएक्शन हुई क्या है इसको समझ लेते हैं। जब हमने
आयरन को यानी कि Fe फेरस को यहाँ पर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो यहाँ पर ये जो आयरन है ये कॉपर को इसकी जगह से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर को जब इसने डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे बन जाएगा फेरस सल्फेट, यानी कि आयरन सल्फेट यहाँ पे बन जाएगा और कॉपर जो है वो यहाँ पर प्रॉपरली अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया है, आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी वजह से इसने कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। इस वजह से हम यहाँ पर इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये यहाँ पर प्रोसेस इसके अंदर हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ें, आगे यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसी तरीके से 2 एग्जाम्पल इसके अंदर और दिए हुए हैं। जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट का यहाँ पर रिएक्शन होता है और लेड का कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन होता है। तो यही रिएक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर डेफिनेशन की तरह भी यहाँ पर इसको समझाया हुआ है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे आयरन ने कॉपर को क्या किया है, डिस्प्लेस कर दिया है और इसी वजह से यहाँ पर हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो प्रोसेस इसके अंदर रहेगा, यानी कि ये यहाँ पर इसका रिएक्शन इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 रिएक्शन एग्जांपल के लिए दिए हुए हैं, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा इसको समझ लेते हैं। एक्टिविटी 1.10 को देखेंगे पहले। तो एक्टिविटी 1.10 में क्या किया हुआ है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। तो सोडियम सल्फेट नाम का जो सॉल्यूशन है वो लेना है 3 ml टेस्ट ट्यूब के अंदर, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर 3 ml बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है और इन दोनों को क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। अब इसमें यहाँ पर क्या जो है वो हम ऑब्जर्व करेंगे, इसको नोट करना है। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, यहाँ पर जैसे कि हमने देखा ही था। उसके बाद टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम मिक्स कर देंगे। इससे होगा क्या कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। अब इस रिएक्शन को पूरा ऑब्जर्व करना है। यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर इज़ फॉर्म्ड। यानी कि जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक वाइट सब्सटेंस यहाँ पे क्रिएट होगा जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल है। दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। और ये इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो बना है इसको यहाँ पर हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कि कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये पूरी यहाँ पर इसकी रिएक्शन जो है वो हमको समझाई हुई है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद ये रिएक्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड थे दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, बेरियम को जो है वो रिमूव कर देगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा, और बेरियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा। तो सोडियम जब यहाँ पर क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ पर बेरियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। और इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं जिन्होंने आपस में ही एक दूसरे को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। तो जब 2 एलिमेंट आपस में एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से, यानी कि डिस्प्लेस करेंगे एक दूसरे को, तो अब हम उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और जब हमने ऊपर वाली यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट देखी थी तो उसमें केवल आयरन कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहा था, तो इसलिए हम केवल उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इस ऐसे जो है वो इसमें यहाँ पर रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो इसको थोड़ा सा और जो है वो बताया हुआ है। सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर पूरा एक्सचेंज होता है आयंस का रिएक्टेंट्स में, तो यहाँ पर इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका डेफिनेशन रहेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये यहाँ पर डेफिनेशन हमारी हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अगर आते हैं तो वो इस वाली रिएक्शन से आते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है। एक्टिविटी 1.11 को यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हीटिंग चाइना डिश में यहाँ पर हमने कॉपर पाउडर ले रखा है। जब इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ये प्रोसेस देखने को मिलेगा।
यहाँ पे क्या हो रहा है, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, यानी कि चाइना डिश में जो कॉपर पाउडर था जब इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये ब्लैक कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। यहाँ पर कॉपर जो है वो हवा में, एयर में ऑक्सीजन होता है, उसके साथ में रिएक्ट कर लेता है और इसकी वजह से यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी आपको शो कर रखी है, जैसे कि यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो कॉपर यहाँ पे हीट प्रोवाइड करा है इसको, इसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लिया तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये यहाँ पर रिएक्शन रहता है इसके अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है, इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सर्फेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। यानी कि जब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर पास करवाई जाएगी कॉपर ऑक्साइड के सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर हमको ब्लैक कोटिंग की जगह यहाँ पर ये ब्लैक कोटिंग जो है वो ब्राउन में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगी। तो जैसे कि यहाँ पर आपको रिएक्शन में दिखाई दे रही है कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अगर ध्यान से समझें तो यहाँ पर ये रहता है इस तरीके से, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है, यानी कि ऑक्सीजन उसके साथ में ऐड हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दिया था, तो यहाँ पर ऐड हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इफ़ अ सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के टाइम में अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस कर देता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको यहाँ पर हम बोलते हैं रिड्यूस्ड, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। तो ये दोनों यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की तरह भी यहाँ पर बोली जाएंगी। आगे यहाँ पर है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर हमने जो दोनों रिएक्शन देखी हैं, मेनली ये वाली 1.29, द कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है और इसको यहाँ पर हम बोलेंगे रिड्यूस्ड या रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि गेन कर रहा है, तो इसको यहाँ पर हम ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reaction, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है एक ही रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ पर हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। इसके यहाँ पर कुछ और एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने पहले एग्जांपल देखा था वो यही वाला था, उसके बाद ये दो एग्जांपल और भी सेपरेटली यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी तरीके से ये तो यहाँ पर केवल बात होगी कि ऑक्सीजन यहाँ पर गेन और लॉस होता है तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक और लैंग्वेज दे रखी है जिसके थ्रू यहाँ पर और भी इसको डिटेल में समझ सकते हैं। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स, यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल्स देखे, वी कैन से दैट इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉसेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन लॉस करता है तो उसको यहाँ पर हम ऑक्सीडाइज बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन गेन किया था तो हमने ऑक्सीडाइज बोला था, लेकिन उसी के साथ में अगर वो हाइड्रोजन को लॉस कर देता है तो भी हम उसको ऑक्सीडाइज बोलेंगे। और दूसरे ही यहाँ पर पार्ट में, इफ़ अ सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, यानी कि अगर वो लॉस करता है तो हम उसको रिड्यूस बोलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन उसी रिएक्शन में अगर यहाँ पे या रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन को अगर वो गेन कर लेता है तो हम उसको रिड्यूस बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके अपोजिट होता है हाइड्रोजन का, यानी कि अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो यहाँ पर हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन अगर उसी रिएक्शन में हाइड्रोजन अगर लॉस हो रहा है तो भी हम उसको ऑक्सीडाइज्ड ही बोलेंगे। और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है और हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो इसको यहाँ पर हम रिड्यूस बोलेंगे। तो ये यहाँ पे रिएक्शन जो है वो रहती है। अब चैप्टर का लास्ट पार्ट यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर कोरोजन जो है वो हमको समझाया हुआ है। कोरोजन यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि कोरोजन क्या होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। यानी कि जब कोई भी आयरन आर्टिकल या कोई भी मेटल नया होता है तो वो काफ़ी शाइनी होता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है, मेनली आयरन के ऊपर, जिसमें वो रेडिश ब्राउन कलर उसके ऊपर दिखाई देता है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नॉन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर, यानी कि कुछ और मेटल भी होते हैं जो इसी तरीके से यहाँ पे बिहेव करते हैं।
हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। तो इसमें यहाँ पर कॉपर और सिल्वर को अगर नोटिस करेंगे तो कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर की जगह कलर जो है वो चेंज देखने को मिलेगा। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कि अगर कोई मेटल जो है अटैक होता है उसके ऊपर मॉइस्चर या एसिड का, तो यहाँ पर वो कोरोड हो जाता है और इस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग और ग्रीन कोटिंग यहाँ पर कॉपर के ऊपर जो है वो देखने को मिलती है, जिसको यहाँ पर हम कोरोजन कह रहे हैं। इसके अलावा कोरोजन से नुकसान क्या क्या होता है? कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स। यानी कि मेटल के बने हुए जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर वो उनको काफ़ी नुकसान होता है, मेनली आयरन से, आयरन को। अब यहाँ पे कॉपर कोरोजन ऑफ आयरन जो है वो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। इससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मनी का जो है वो डैमेज होता है, मनी यहाँ पर मतलब पैसे का नुकसान होता है, क्योंकि इसको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। खैर यहाँ पर ये कोरोजन की डेफिनेशन हो जाएगी और उसके एग्जांपल भी यहाँ पर बता दिए हैं। नेक्स्ट है रेंसिडिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेंसिडिटी में क्या होता है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि फैट और ऑयल अगर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो ये यहाँ पर रेंसिड हो जाते हैं। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, और इनमें इनका जो स्मेल और टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपने ब्रेड वगैरह देखा होगा तो उसमें यहाँ पर अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो उसके ऊपर वाइट सब्सटेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है टाइम के साथ साथ। और ये जो वाइट सब्सटेंस होता है, अगर हिंदी में बात करें तो इसको फफूंद बोला जाता है। तो ये यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर हम रेंसिडिटी बोलते हैं। यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। यानी कि जितने भी फूड्स में फैट और ऑयल होता है उनको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उनमें एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मिलाए जाते हैं। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीजन से रिएक्शन होने को रोकते हैं, उनको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है वो इसके लिए फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में भी रखा जाना एक प्रोसेस है, जिसमें यहाँ पर उसको ऑक्सीडेशन से बचाया जाता है, या ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसको स्लो कर दिया जाता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है, जो चिप्स मैन्युफैक्चर कंपनीज होती हैं वो चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस से फिल कर देती हैं, और नाइट्रोजन गैस सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज होने से रोकती है, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से रोकती है, ताकि यहाँ पर वो जल्दी ख़राब ना हो जाए। तो ये यहाँ पर एसिडिटी होती है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। उम्मीद है कि आपको जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया हो और आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि यहाँ पर हमको भी जो है वो अपने चैनल को इंक्रीज़ करने में जो है वो हेल्प मिल जाएगी।